सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ओंगो रिव्यू हिंदी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के तीसरे एपिसोड की कहानी को रिव्यू करने जा रहे हैं, तो खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तीसरे एपिसोड की कहानी दूसरे एपिसोड की कहानी के 3 साल बाद शुरू होती है, जहां हमें हाउस वेलेरियन का झंडा जलते हुए दिखाया जाता है। उसके साथ ही एक जहाज भी जलता हुआ दिखाया जाता है और ड्राहर के सैनिक तबाही मचाकर सामान लूटते दिखाई देते हैं। तभी हम प्रिंस ड्राहर की भयानक शक्ल को देखते हैं। वो किसी सिपाही को तड़पते हुए सजा देता है। वो सिपाही ड्राहर से कहता है कि कार्लिस और उसकी सेना यहाँ आ रही है, वो तुम्हें खत्म कर देंगे। तभी ड्राहर के सैनिकों के चिल्लाने की आवाज आती है। डेमन ने उन पर ड्रैगन से हमला कर दिया है। ड्रैगन आग उगलकर सबको मारने लगता है। ड्रैगन से डरकर सैनिक अपनी गुफा की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन डेमन ड्रैगन की मदद से सब कुछ तबाह कर रहा होता है। डेमन ड्रैगन पर बैठकर बोलता है कि ड्राहर तुम कहाँ छुपकर बैठे हो, मैं तुम्हें तुम्हारे ही केकड़े खिलाकर मारूंगा। ड्राहर अपनी गुफा में चला जाता है। ड्राहर के कुछ सैनिक जलते हुए तीरों से डेमन पर हमला करते हैं, जिससे एक तीर डेमन को लग जाता है और ड्रैगन वहां से उड़ जाता है। आगे हमें विसेरिस और एलिसेंट के बच्चे के जन्मदिन का समारोह दिखाया जाता है। उनके बच्चे का नाम एगोन है और 2 साल का हो चुका है। सभी लोग उनकी खुशी में शरीक होते हैं। ऑटो अपने भाई से बात करता है, जो उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा पोता ही अलग राजा बनेगा, क्योंकि वो राजा पहला पुत्र है। ऑटो कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा। तभी वहां पर टाइलेंट लनिस्टर आता है और विसेरिस से कहता है कि स्टेपस्टोन में कैब्र फीडर का आतंक बहुत बढ़ गया है, उन्होंने हमारे लोगों और संपत्ति को तबाह कर दिया है। लेकिन विसेरिस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। टाइलेंट फिर भी अपनी पूरी कोशिश करते हुए विसेरिस को समझाता है कि डेमन और कॉर्लिस ट्रायर के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वो ब्लड स्टोन की गुफाओं में जाकर छिप जाते हैं, जिस वजह से डेमन और कॉर्लिस की सेना कमजोर पड़ रही है। लेकिन विसेरिस हर किसी से केवल रेनेरा के बारे में पूछता है और किसी को भी नहीं पता है कि रेनेरा कहाँ है। रेनेरा गॉडवुक के नीचे बैठकर संगीत सुन रही होती है। तभी वहां पर एलिसेंट आती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। वो रेनेरा से कहती है कि राजा चाहते हैं कि तुम शाही शिकार के लिए हमारे साथ चलो, ताकि हम एक साथ समय बिता सके और हो सकता है कि शिकार मजेदार भी हो। रेनेरा किताब पढ़ते हुए रूठे मन के साथ कहती है कि राजा खुशियां मनाना चाहते हैं, लेकिन मैं उनकी खुशियों में शरीक नहीं होना चाहती। एलिसेंट बड़ी भावुक होकर रेनेरा को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन रेनेरा वहां से चली जाती है। अब हम राजा के शाही बेड़े को किंग्सवुड की ओर जाते देखते हैं। विसेरिस, एलिसेंट और रेनेरा एक साथ होते हैं, जहां विसेरिस रेनेरा से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ शाही शिकार पर जाना चाहिए, क्योंकि तुम होने वाली रानी हो। रेनेरा नाराज होते हुए कहती है कि आखिर क्यों मुझे बार बार याद दिलाया जाता है कि मैं होने वाली रानी हूं, और हाँ, यहाँ पर कोई भी मेरे लिए नहीं आया है। सभी किंग्सवुड पहुंचते हैं, जहां सभी लोग राजा और एगोन का तालियों के साथ स्वागत करते हैं और रेनेरा उदास अकेली बैठी होती है। समारोह में इतने लोग होने के बावजूद भी रेनेरा खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। विसेरिस कुछ सोचते हुए रेनेरा को देख रहे होते हैं। तभी हम महिलाओं की एक बातचीत सुनते हैं, जो कि स्टेपस्टोन में चल रहे युद्ध के बारे में बातें करती है। तभी वहां पर एक अपाहिज लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम लॉरिस स्ट्रॉन्ग है, जो कि लियोनेल का छोटा बेटा है। तभी उनमें से एक औरत रेनेरा को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि शायद रेनेरा को युद्ध की महत्वपूर्ण पहलू की जानकारी हो। आखिरकार उसके अंकल डेमन ने इस युद्ध की शुरुआत की है। रेनेरा कहती है कि उसने डेमन से काफी समय से बात नहीं की है। एलिसेंट रेनेरा का समर्थन करती है, लेकिन एक दूसरी औरत कहती है कि राजा को अपनी सेना भेजकर इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए। रेनेरा कहती है कि लेकिन हम युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। औरत कहती है कि लेकिन डेमन और कॉर्लिस की वजह से हमें युद्ध में कूदना पड़ेगा। रेनेरा उसके जवाब में कहती है, तो हम अपने राज्य की रक्षा कैसे करेंगे? आप सबकी तरह बातें करके वहां बैठे सबका मुंह बंद हो जाता है और रेनेरा वहां से चली जाती है। तभी रेनेरा किंग्सवुड में लोगों के जमावड़े को देखती है, जहां उसकी मुलाकात जैसन लेनिस्टर से होती है, जो टाइलेंट लेनिस्टर का जुड़वा भाई है। वो रेनेरा को वाइन देते हुए अपनी और कास्टरली रॉक जगह की तारीफ करता है। वो बातों ही बातों में रेनेरा से शादी करने के लिए पूछता है, जिसे सुनकर रेनेरा को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है और वो वाइन वापस लौटाकर वहां से चली जाती है। रेनेरा गुस्से में अपने पिता विसेरिस के पास जाती है और सबके सामने विसेरिस से कहती है कि आपके लिए मेरे यही मायने हैं कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आप मेरी शादी किसी भी बड़े घराने में कर दें। विसेरिस गुस्से में कहता है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो और जैसन लेनिस्टर तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, लेकिन रेनेरा जैसन से शादी करने के लिए मना कर देती है, जिस वजह से विसेरिस समारोह में सबके सामने रेनेरा पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। दोनों बहस कर रहे होते हैं। तभी ऑटो कहता है कि शिकारियों को सफेद हिरन के निशान मिले हैं। सफेद हिरन किंग्सवुड का राजा होता है। इसका शिकार राजकुमार एगोन के जन्मदिन का शाही
शाही शगुन होगा। रेनेरा गुस्से में अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चली जाती है। क्रिस्टन भी उसके पीछे जाता है। क्रिस्टन रेनेरा के घोड़े को पकड़ लेता है और रेनेरा से पूछता है कि क्या हुआ। रेनेरा गुस्से में कहती है कि मेरे पिता अपने तख्त की ताकत बढ़ाने के लिए मेरी शादी जैसन से कराना चाहते हैं। क्रिस्टन मजाक करते हुए कहता है कि क्या तुम उसे मारना चाहती हो। रेनेरा भी मुस्कुराती है। क्रिस्टन रेनेरा से कहता है कि तुम्हें शिविर की तरफ लौटना चाहिए, पर रेनेरा आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि आज का मौसम बहुत सुहावना है, हमें किंग्सवुड में घूमना चाहिए। दोनों जंगल में घूमते हैं और आपस में खूब बातें करते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि राजा रेनेरा को लेकर बहुत परेशान होते हैं, जिस कारण से वो शराब पी रहे होते हैं। तभी उसके पास जैसन आता है और वो राजा को एक हथियार उपहार में देता है जो वो एगोन के लिए लाया है। और जैसन विसेरिस से कहता है कि वो रेनेरा से शादी करना चाहता है, इससे विसेरिस के तख्त को और भी ज्यादा ताकत मिलेगी। विसेरिस कहता है अगर तुम ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो, मेरे तख्त को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी जैसन को फजीयत हो जाती है। तभी वहां पर ऑटो आ जाता है जो विसेरिस से कहता है कि आप राजा हैं और आपका जो आदेश होगा वो रेनेरा को मानना पड़ेगा। विसेरिस कहता है कि वो रेनेरा को आदेश नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि रेनेरा कहीं भी रहे लेकिन खुश रहे। ऑटो कहता है कि रेनेरा की शादी के लिए जैसन के अलावा एक और लड़का है, वो है आपका और अलिसेंट का बेटा राजकुमार एगोन। विसेरिस हंसते हुए कहता है कि वो अभी 2 साल का बच्चा है। ऑटो कहता है लेकिन इससे रेनेरा की शादी के लिए आ रहे रिश्तों पर लगाम लग जाएगी। विसेरिस गुस्से में ऑटो से कहता है इस गंदी राजनीति में मेरा दम घुटने लगा है। ऑटो वहां से चला जाता है। ऑटो के जाने के बाद विसेरिस के पास लियोनेल आता है, जिसे देख विसेरिस नशे में कहता है कि मुझे पता है कि तुम रेनेरा के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाए हो। लियोनेल कहता है कि नहीं महाराज, मेरा मानना यह है कि आपको रेनेरा की शादी कार्लिस के बेटे लेनोर से करनी चाहिए। कुछ साल पहले आपने उसकी बहन से शादी नहीं की थी, लेकिन अब आपके पास मौका है। उसकी रगों में आपकी बहन का खून है और वो वेस्ट्रोस के अमीर घरानों में से एक है, और इन दोनों की शादी से आपके और कार्लिस के रिश्ते की कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। विसेरिस को लियोनेल की बात पसंद आती है और वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ रेनेरा और क्रिस्टन एक साथ आग के पास बैठे होते हैं। रेनेरा क्रिस्टन से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि राज्य मुझे रानी के तौर पर स्वीकार करेगा। तभी वहां पर एक जंगली सुअर आ जाता है जो क्रिस्टन को मारते हुए रेनेरा पर हमला कर देता है। क्रिस्टन सुअर को तलवार मारकर, जिससे सुअर मर जाता है, लेकिन सुअर दोबारा से जिंदा हो जाता है। रेनेरा सुअर पर खंजर से लगातार वार करके उसे मार देती है। इससे हमें पता चलता है कि उसमें रानी बनने के पूरे गुण हैं। अब हम विसेरिस और अलिसेंट को जलती हुई आग के पास देखते हैं, जहां विसेरिस अलिसेंट से रेनेरा के बारे में बात करता है। वो कहता है कि मैंने अपने सिंहासन को बचाने के लिए रेनेरा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये देख सब खुश हो जाते हैं। मेरी बेटी की जिद ने एमा को मार दिया। रेनेरा को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरी शादी करूंगा और मेरा बेटा होगा। बताओ अलिसेंट, इसमें मेरी क्या गलती है जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसके बाद हम शाही शिकार को देखते हैं, जहां सिपाहियों ने एक बड़े से हिरन को पकड़ रखा होता है। सिपाही राजा से कहता है कि महाराज, ये सफेद हिरन नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा है, आपको इसका शिकार करना चाहिए। विसेरिस पहला वार करता है लेकिन हिरन नहीं मरता, लेकिन सिपाही के द्वारा दिए गए सुझाव पर विसेरिस फिर से हिरन को मारता है और हिरन मर जाता है। सभी लोग ताली बजाते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हिरन के शिकार के दौरान विसेरिस हथियार को अपनी 5 उंगलियों से नहीं पकड़ता है, मतलब कि उसकी उंगली का जख्म और बढ़ गया होगा, जिसे वो हमेशा छिपाकर रखता है। आगे हम खून में सनी रेनेरा और क्रिस्टन कॉल को देखते हैं, जहां रेनेरा को सफेद हिरन के दर्शन होते हैं, जो शाही शगुन का प्रतीक होता है। रेनेरा क्रिस्टन को सफेद हिरन को मारने से मना करती है और वो हिरन चला जाता है। रेनेरा के सिपाही सबके सामने उस जंगली सुअर को लाते हैं जिसका शिकार रेनेरा ने किया था। रेनेरा सबकी आंखों में देखती हुई गुस्से में वहां से गुजरती है और बाकी लोग उसकी तरफ बस देखते रहते हैं। इसके बाद हमें रेड कीप को दिखाया जाता है, जहां ऑटो अपनी बेटी अलिसेंट से बात करता है। ऑटो कहता है कि एगोन राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ है। उसकी बातों से अलिसेंट खुश नहीं होती है और वो कहती है कि रेनेरा एक अच्छी रानी बनेगी, लेकिन ऑटो कहता है कि रेनेरा एक औरत है, इसलिए एगोन को ही अगला राजा बनना चाहिए, और ये बात तुम समय समय पर विसेरिस के कानों में डालती रहना। अलिसेंट विसेरिस से मिलने जाती है, जहां वो उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछती है, जिस पर विसेरिस कहता है भगवान उसे उसके पापों की सजा दे रहा है। अलिसेंट की नजर एक पत्र पर पड़ती है जो कि वेमांड वेलेरिन की तरफ से आया है, जो कि कॉर्लिस वेलेरिन का भाई है, जो कि स्टेपस्टोन के युद्ध में अपने भाई के साथ लड़ रहा होता है। अलिसेंट पत्र पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कॉर्लिस और डेमन युद्ध हार रहे हैं, वो तुमसे सहायता की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन विसेरिस मना करते हुए कहता है कि उन्होंने मेरे विरुद्ध जाकर इस युद्ध की शुरुआत की है, अगर मैं उनका साथ दूंगा तो लोगों में क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं डेमन और कॉर्लिस के आगे झुक गया। अलिसेंट कहती है कि तख्त के लिए क्या अच्छा है, क्रैब फीडर का शक्तिशाली होना या उनका विनाश होना।
सुना। विसेरिस उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में विसेरिस अपने सिपाही के हाथों डेमन के लिए संदेश भेजता है। उसके बाद वहां रेनेरा आती है, जो विसेरिस के द्वारा उसकी शादी के लिए गए निर्णय से खुश नहीं है। रेनेरा कहती है कि तुम्हारे पास अलिसेंड का बेटा है, ऑटो है, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। विसेरिस कहता है कि तुम्हें जहां शादी करनी है तुम वहां शादी करो, लेकिन अपने रानी बनने के दावे को और मजबूत करो। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं एक बार जरूर डगमगा गया था, लेकिन तुम्हारे अधिकारों को छीनना नहीं जाएगा। इसके बाद हम युद्ध को देखते हैं, जहां ड्रैगन कैराक्सेस पर बैठकर डेमन अकेले ही हमला करने जा रहा है। यहाँ पर वो वेमांड, कॉर्लिस और लेनोर को देखता है। युद्ध में वेमांड और कॉर्लिस की सेना को बहुत नुकसान पहुंचा है। वेमांड इसका जिम्मेदार डेमन को ठहराता है, क्योंकि डेमन की विसेरिस के साथ अच्छे संबंध नहीं है, इसीलिए विसेरिस उसकी मदद के लिए सेना नहीं भेज रहा है। उनका खाना खत्म होने वाला है, पूरी सेना का मनोबल गिर चुका है। तभी डेमन अपने ड्रैगन को वापस लेकर आता है। डेमन चलते हुए सभा के पास आता है। सिपाही उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी वहां पर विसेरिस के सिपाही उसका संदेश लेकर आ जाते हैं। डेमन संदेश पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि विसेरिस उसकी मदद के लिए सिपाही भेज रहा है। अपने भाई की मदद उसे भीख के समान लगती है और वो गुस्से में सिपाही को बेरहमी से मारता है। डेमन अकेले ही नाव की मदद से ड्राहर के पास जाता है और सफेद झंडा दिखाता है और अपनी तलवार निकालकर अपनी हार कबूल करता है, जिसे देख ड्राहर और उसके सैनिक गुफा से बाहर आने लगते हैं। ड्राहर आसमान की तरफ देखता है, उसे कहीं भी ड्रैगन नजर नहीं आता है और वो अपने लोगों को इशारे में डेमन को पकड़ने के लिए कहता है। वो सभी डेमन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ सैनिक तीर धनुष लेकर डेमन की तरफ निशाना लगाते हैं। एक सैनिक डेमन की तलवार लेता है, लेकिन अचानक से डेमन उस सैनिक को मारने लगता है और वो तीरों से बचते हुए आगे बढ़ता है। ड्राहर इशारा करते हुए अपने सैनिकों को डेमन से लड़ने भेजता है, लेकिन डेमन बहादुरी से उसका सामना करता है। तभी डेमन तीरों से जख्मी हो जाता है। ड्राहर आसमान की तरफ देखता है, उसको ड्रैगन के कोई निशान नहीं मिलते हैं और वो अपने सभी सैनिकों को गुफा से बाहर आने का इशारा करता है। ड्राहर के सभी सैनिक गुफा से बाहर आ जाते हैं और डेमन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सभी डेमन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी एक आग की लहर ने ड्राहर के सैनिकों को जला दिया। हम देखते हैं कि लेनोर अपने ड्रैगन पर बैठकर उसे उड़ाते हुए आग उगल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ से वेमांड और कॉर्लिस ने भी हमला बोल दिया है। अब ड्राहर का बचना मुश्किल है। लेनोर के ड्रैगन ने तीर चला रहे सैनिकों को भी जला दिया। अब हम भयानक युद्ध होते हुए देखते हैं। कॉर्लिस और वेमांड बहुत ही जाबाजी से लड़ते हैं। ड्राहर वापस से अपनी गुफा में जाता है, जिससे पीछे पीछे डेमन भी गुफा में जाता है। लेनोर अपने ड्रैगन के साथ आसमान से आग बरसा रहा होता है। तभी हम डेमन को गुफा से बाहर आता देखते हैं, जिसने ड्राहर के शरीर के टुकड़े कर दिए हैं और उसके आधे शरीर का हिस्सा वो घसीट कर बाहर ला रहा होता है, जो उसकी जीत का संकेत होता है। आखिर में हम डेमन के चेहरे को खून में सना देखते हैं। उसकी आंखें देखकर लगता है कि उसने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। इसी के साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन के एक और खतरनाक एपिसोड का अंत हो जाता है। अपना कीमती समय देने के लिए ओंगो रिव्यू चैनल आपका शुक्रिया अदा करता है। मूवीज और वेब शो के रिव्यू के लिए जुड़े रहिए ओंगो रिव्यू के हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।